नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और अब आगे जी चाय के दिन, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि पूरे महीने ये रूटीन होती है कि आपका रोज़ा होता है और फिर एकदम से जब ईद आती है और फिर सुबह सुबह आपको आपकी रूटीन चेंज होती है। आपने फिर नाश्ता करना है, फिर दिन को खाना खाना है, फिर रात को खाना खाना है। वैसे सही बात बताऊँ मैं आपको, एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुआ कि आप वैसे आम रूटीन में 3 टाइम खा रहे हैं, पर रमज़ान में मैंने इफ्तार और सहरी में खाने के बाद मुझे पता चला कि रमज़ान में मेरा वेट बढ़ा है। वैसे नॉर्मल रूटीन में मेरा वेट नहीं बढ़ा, पर रमज़ान में मेरा 20 दिन के अंदर अच्छा खासा वेट बढ़ गया था। उसके बाद तो खैर मैंने पकौड़े, समोसे, चाट सब कुछ रोक लिया कि अब नहीं खाना, पर 20 दिन में सही वाला वेट बढ़ गया, जो कि अब 3 महीने लगेंगे उसको कम होने में। तो ये चीज़ ये थी कि रमज़ान में नहीं, वैसे भी आप कोशिश करें। वैसे तो नॉर्मल मैं ऐसी चीज़ें बहुत कम खाती हूँ, पर कोशिश करें कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि औरत का क्या, मर्द का क्या, सबका खूबसूरत नज़र आने का हक़ है। अगर मैं कहूँ कि हर औरत का हक़ है तो ये सही नहीं रहेगा। भाई खूबसूरत तो मर्द भी नज़र आए और औरत भी नज़र आए, दोनों का हक़ है। क्योंकि आप किसी अगर अच्छे कोई अच्छा लड़का या कोई एज भी ज़्यादा हो, चाहे वो आपका भाई हो, दोस्त हो या फैमिली में कोई हो, गुड लुकिंग हो, अच्छी पर्सनालिटी हो और खूबसूरत दिखता हो और उसने सही अपने आप को मेंटेन किया हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से ये पहले बातें होती थी कि नहीं सारे फैशन औरतें करें ये वो। अब तो आप देखो मर्द फेशियल भी करवाते हैं, मर्द हर चीज़ करते हैं और मेरे हाल से करनी ही चाहिए। ये बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, आज भी आपको पता है कि सैटरडे संडे मैं आपके साथ होती हूँ। सैटरडे संडे हमारा शो होता है। कल सैटरडे था, कल ईद का तीसरा दिन था, तो ईद पे कोशिश की हमने बातें करें। हालांकि कहीं ना कहीं दुखी हुए जा रहा था मेरा शो, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी चल रही थी। आपको पता है कि कोरोना 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 पूरी दुनिया में यही सिचुएशन है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान उस हद तक उस तरफ नहीं गया, बचा हुआ है और अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है। और अल्लाह इसी तरह अपना करम हम पाकिस्तानियों पे क्या, मेरी तो दुआ है कि पूरी दुनिया जो है वो इस लपेट से निकल आए, ये जो वायरस है। तो खैर वो बार बार उस तरफ बात जा रही थी और जानी भी चाहिए थी, क्योंकि एक चीज़ अगर आई है तो खुशी के साथ कहते हैं ना, गम भी होते हैं, तो वो है। खैर बहरहाल इंशाल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे और साथ साथ हम लोगों ने ये जो मास्क है ये भी पहनना है और इसके साथ लोगों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें और फासला रखें। ईद पे पता नहीं अब आप लोगों से मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल नहीं किसी से मिली। मेरे सारे दोस्त मुझसे नाराज़ हो गए हैं, सब नाराज़ हो गए, मैं किसी से नहीं मिली। पर ईद के बाद जब ये कोरोना इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएगा, या मैं ये जो वैक्सीन है ये अगर आ गई है, पर मैंने अभी तक लगवाई नहीं है और लग गई तो फिर इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा मिलूँ, पर फासले के साथ। खैर बहुत सारी बातें होगी है। रमज़ान में, पूरे रमज़ान मैंने इंट्रो में बिल्कुल बात नहीं की है। मेरी कोशिश होती थी, सलाम करती थी और मैं अपने गेस्ट पे आ जाती थी। आज मैंने ईद के बाद आई हूँ तो मैंने बोला यार एनी आज तो बनता है, वरना लोग कहेंगे अब एनी ने बोलना छोड़ दिया। खैर चलिए, मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं और उनका तारुफ आपसे करवाती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ, उनसे खूब बात होगी, सवाल होंगे, बहुत सारे जवाब होंगे। और अगर आप भी चाहेंगे उनसे बात करना, कोई सवाल करना, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल मेरे जहन में भी हैं, बड़े चांद शान के सवाल है। इस दफ़ा चांद नज़र आ रहा था और फिर से आ रहा था, तो आज चांद पे बात करेंगे। यार चांद तो चांद होता है, वो 14वीं का चांद हो, वो चांद रात का चांद हो। खैर फिलहाल हमारे शो पे भी 4 चांद लग जाते हैं जब अच्छे गेस्ट आते हैं और ख़ूबसूरत हो जाता है। वो सिर्फ अकेले मेरे होने से शो खूबसूरत नहीं होता, मेरे अच्छे गेस्ट मेरे साथ मौजूद होते हैं तो मेरा शो खूबसूरत हो जाता है। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं अमानुल्लाह खान पराचा, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस, और उनको वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो खैर गुजर चुकी है कल ईद, पर फिर भी ताज़ी ताज़ी ना, हम लोग तो एक हफ्ते तक ईद मनाएंगे। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। त्यौहार है हमारा और मनाना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, सबसे पहले तो इस पर बात करते, फिर इंशाल्लाह साथ बातें होती रहेंगी। ये चांद का क्या, चांद रात को मसला था 11:15 बजे तक, तो मेरी जो सिचुएशन थी, दर्जी के पास कपड़े थे और हम बड़े सुकून में थे कि कोई बात नहीं है, बस कल ले लेंगे, कल चांद रात हो जाएगी। तो आज नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, पर वो जब अचानक ऐलान हुआ तो रोड आप अगर बाहर निकले तो आप देखें, मैं तो खैर दर्जी के पास गई हूँ, इतनी रश हो गई, कोई बाइक पे निकल रहा है, कोई गाड़ी में निकल रहा है, लोग परेशान हो गए। मतलब लोगों का ये था कि शायद चांद नहीं है आज,
तो बात ये क्या थी, था? वजह ये थी कि लोग तो तरावी पढ़ चुके थे, हम भी तरावी पढ़ चुके थे। तरावी पढ़ के हम बेड पे चले गए, हाँ सेहरी की तैयारी शुरू हो हाँ। गई कि जाए। अचानक ये हुआ। दो बड़ी वजूहत समझ में आती हैं। एक तो आमने सामने उलमा आ गए जो पुराने थे, हाँ। हमारे जो मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब और उनकी टीम थी, और ये जो नई टीम आई है, इनको इतना टाइम देना नहीं चाहिए था। 11:40 पर आप अपन 12 बजे रात को अनाउंस कर रहे हैं, तो ये एक मजाक बन गया था। बन गया, और बड़ा उससे कंट्रोवर्सी हुई और आज दिन तक चल रही है। बिल्कुल। और अब कज़ा रोज़े के लिए कहा जा रहा है हाँ। कि कज़ा रोज़ा रखा जाए। मेजॉरिटी अब देखे, गुनाह जो है वो हुकूमत के सर है। दो किस्म की बातें और भी हैं। एक तोहम परस्ती भी है कि जो एक तबका ऐसा भी है जो कहता है कि अगर जुम्मे ईद आई, जुम्मे वाले दिन 2 खुतबे होंगे तो हुक्मरान पर वो हाँ बिल्कुल, भारी होता है। ये चीज भी हम इस सुनते पे में आए हैं। भी इस बहुत पे सारे, इस पे भी जरा थोड़ी सी ना, बात इस करेंगे एक हम। दफ़ा हाँ, 1900 मैं एक वाक़या पढ़ा था मेरे पास, इसमें भी है। तो उसमें अयूब खान का ज़माना था, 65-66 में। अच्छा। उस वक्त ये उनको भी किसी ने वहम में डाल दिया कि जुमे को ईद आ रही है तो और चांद नहीं निकला, हाँ। और जुमे को ईद आती थी, तो उन्होंने किसी ने कहा कि अगर आपने जुमे की ईद होने दी तो अगले साल आपकी हुकूमत नहीं होगी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती रात को 12-1 बजे 2 बजे ऐलान करवाया। और मुझे अच्छी तरह याद है, और कल परसों बहुत सारे अखबारात ने भी इसकी कटिंग पेश की। मौलाना एहतशाम थानवी साहब को पकड़ के ले गए और पोलो ग्राउंड पर नमाज ईद का प्रोग्राम रखा उन्होंने। और जब वो रखा तो वहाँ पे जब लोग सजदे पे गए तो उस वक़्त जनाब वो इमाम साहब जो है जगह छोड़ के जा चुके, लोग सजदे में रहे। तो ये बड़ी हसीबत उठानी पड़ती है। तो आज फिर पाकिस्तान के सारे मुसलमान सख्त परेशान हैं, हर तबका हर फ़िरका परेशान है कि रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है। हालांकि गुनाह जो है वो हुकूमत पर है, क्योंकि उसने हमारे रोज़ा खाया है तो ये गुनाह किया है। इसमें लोगों को बहुत सारों को ख्याल है कि तोहम परस्ती वहम परस्ती भी है। शायद ये बात तो नहीं थी कहीं बीच में, कुछ इसमें हकीकत तो नहीं है कि जो एक हम भी सुनते हुए आ रहे हैं, और मैंने भी यही सुना है कि जुम्मे के दिन अगर 2 खुतबे ईद का और वो जुम्मे की नमाज का, तो वो हुकूमत का तख्ता पलट जाए। देखिए तोहम परस्ती है। लेकिन चूँकि इस वक्त बड़ी माजरत के साथ जो पुराना तबका है उनमें ज़रा ज़्यादा सुनना है कि फूकें और ये और तस्बीहात तो मामला चलते रहते हैं। तो ये सोचना नहीं चाहिए। ऐसे कोई किसी हदीस में, किसी कुरान मजीद की किसी आयत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पूरे अदवार में कोई ऐसी बात नहीं आई। और ये हर चीज़ तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये चाँद जो था, ये भी हकीकत देखा जाए तो चाँद जो देखा बांग्लादेश में नहीं निकला, इंडिया में नहीं निकला, श्रीलंका में नहीं निकला, अफगानिस्तान में नहीं निकला, पाकिस्तान में आपने निकाल दिया। अच्छा, कोई वो एक वीडियो भी वायरल हुई है, उसमें कितनी सच्चाई है? वो भी उन्होंने आज वो कही है, लेकिन उन्होंने कह रहे हैं कि ना तजुर्बेकार हैं, चांद है नहीं, हमें कहा जा रहा है निकाला जाए। तो उन चीज़ों को देखा जाए और फिर साइंटिफिक एतबार से देखा जाए तो चांद नज़र आता है 8 डिग्री से ऊपर हो तो नज़र आता है। अब ये चांद का जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत है वो कह रही है, वो भी हुकूमत में, कि 6 डिग्री से नीचे चांद था, तो आने का नजर आने का सवाल पैदा नहीं होता। वैसे भी आप देखें कि बहुत मुश्किल काम होता है 2-29 के चांद निकले। रमज़ान शरीफ शुरू हुआ 29 के रोज़े पर, और 29 से उस पर चांद नज़र आ गया था रमज़ान शरीफ का। गालिब इम्कान यही था कि 30 को ही 30 रोज़े पूरे होंगे। यानी साइंटिफिक एतबार से भी, इस्लामिक एतबार से तकरीबन बड़ा मुश्किल होता है कि 2 दफ़ा 29 के चांद निकला है। और यहाँ यही बात शक व शुबा उस वक्त बढ़ गए कि आप आधी रात गुजरने को आई है और अब आप जाके ऐलान करने आ रहे हैं। और उस वक्त तक बहुत सारी चीज़ें वायरल हो चुकी थी जिससे साबित हो गया कि कल जो है ईद नहीं है, सब रिलैक्स बैठ गए थे। अब जो गुनाह पड़ेगा उस पर है। लेकिन एक कह ये रहे कि कज़ा रोज़ा रख लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम सब ने ये फैसला किया कज़ा रोज़ा रखना चाहिए। हम पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं ये चीज़ें करके, क्योंकि हमें पूरी दुनिया देख रही है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पूरी दुनिया में यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा होता है। आप वहाँ अगर देखें जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें वहाँ सामने आपको। उम्मीद रखिएगा आप यहाँ पे कि यहाँ तो जो फैसला होता है यू टर्न आ जाता है ना, तो ये भी चांद का फैसला भी यू टर्न नहीं है। लोगों का ये भी ख्याल था कि हो सकता है
कई दोस्तों ने हमें मुझे ये भी वायरल किया कि भाई जब 12 बज गए थे थोड़ा और इंतजार करके सूरज देख के कहते हैं चांद निकला है। तो ऐसी चीजें भी बहुत सारी। बिल्कुल नहीं, वैसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, हमें भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बल्कि हमारे खा गए, हाँ। रोजा खा गए, कन्फर्म है खा गए। और जो लोग सुन रहे हैं मेरे ख्याल से कदा रोजा रखने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर ये खाया है तो हमने अपना फ़र्ज पूरा किया, और अगर वैसे हमने रख लिया तो सवाब में शामिल हो जाएगा। इसका फैसला तो हो चुका, जो उन्होंने करना था, जो गन घोलना था वो घोल दिया। बल्कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तो सामने आके बात भी कर दी, उन्होंने तो कह दिया है ऐलान, लेकिन चूंकि वो एक कंट्रोवर्सी में आए हुए हैं ना कि एक दो उनको हटाया गया उससे, तो हो सकता है ऐसा हो। तो ये भी बड़े जय्यद उलमा की कमेटी है और यहाँ पे भी, लेकिन वो ज़्यादा तो चूँकि मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान काफ़ी अरसे से इससे मुंसलिक थे, तो लेकिन जो वहाँ शहादात आई हैं और दूसरी चीज़ें आई हैं, तो वैसे तो 100% हुकूमत की जिम्मेदारी है और हुकूमत ही ने बड़ी अच्छी बात थी कि एक ईद होती, लेकिन अब ये कंट्रोवर्शियल हो गई है कहानी, और अब जो है उलमा का मौका क्लियर आ गया कि आप रोज़ा रखें। ठीक है जी, ज़रूर। और अच्छा जी, फ़लस्तीन पे बात करेंगे। जितना जुल्म हो रहा है और हर दिल जो है वो परेशान है और बहुत दुख है हम लोगों को। सिर्फ दुख करेंगे या कुछ आगे होगा? वैसे उम्मीद तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, मैं आपके साथ 100% मुत्तफिक हूँ, क्योंकि आज तक कश्मीर के लिए हमने क्या किया? बिल्कुल माशाल्लाह, दोनों बातें आपने सही की और बड़े बर्फ आपने बात उठाई। दिल खुश होता है जैसे आप जैसे नौजवान इस बात को एकदम लेकर आए। देखिए, पहली बात तो फ़लस्तीन और कश्मीर दोनों एक साथ ही रखे। फ़लस्तीन भी मुसलमान है, कश्मीर में मुसलमान है। फ़लस्तीन के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है, आप देखिए चारों तरफ अरब ममालिक 40-45 इस्लामी ममालिक सिर्फ मजम्मत कर रहे हैं। ये मजम्मत की बात नहीं है, मरम्मत की बात है। हाँ, आपको निकलना पड़ता, लेकिन आपने जिहाद नहीं किया। वहाँ हमारे माएँ बहनें बच्चे शहीद हो रहे हैं। 200 के करीब इस वक्त शहादतें हो चुकी हैं, 1000 से ऊपर ज़ख्मी हो चुके हैं। गुलेर का मुकाबला टैंक के साथ क्या होगा? वो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट उसको अमेरिका दे रहा है, वो लेकर ड्रोन हमले कर रहा है, वो अटैक कर रहा है, पूरी इमारतें। दुनिया की तारीख में नाजी ने भी ऐसा नहीं किया कि उसने जाकर सिविलियन आबादियों पे डायरेक्ट कारपेट बॉम्बिंग की हो। ये कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है। मुसलमान मुल्क देख रहे हैं। कोई ऐसा एक मुल्क है जिसकी सरहद उसके साथ मिलती है, वो है मिस्र। मिस्र भी अभी तक नहीं आया। तो सवाए मजम्मत करते फिर रहे हैं। पाकिस्तान ही मजम्मत कर रहा है, पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है। मैंने तो कल ट्वीट किया, मैं ये अच्छा, पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, मैं सच्चाई, क्योंकि सच्चाई है तो कहनी चाहिए, और अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो बनता है कहना कि अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में जिसने हमारे लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचा और वो हमेशा रहा कि पाकिस्तान पे वो इल्ज़ाम लगाता रहा, ठीक है, आज अगर वो ये वहाँ वो वबा जो है उसने ज़्यादा अटैक किया और वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो हम ऑफ़र कर रहे हैं आपको ऑक्सीजन कि हम आपको देंगे क्योंकि हमारे अंदर बहुत इंसानियत है। तो हमारी उनके लिए तो इंसानियत है जिन्होंने हमें कभी कुछ दिया नहीं और सिर्फ हमेशा हमें जो है ना इल्ज़ाम और हमें हमारा आधा हिस्सा काटा। बिल्कुल, हम उनके लिए ये सोच रखते हैं कि उन्हें ज़रूरत है हमारी, तो इन्हें हमारी ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त बात जो है ना वो ये है कि मुसलमान ममालिक सवाए हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हमने हमेशा झूठ बोला, हमारी क़यादत ने हमेशा झूठ बोला कश्मीरियों के साथ कि हम तुम्हारे साथ खड़े। कश्मीरियों को सवाए नगमे सुनाने के और कश्मीर डे मनाने के अलावा हमने कश्मीर की आज़ादी के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। वहाँ हमारी माएँ बहनें बेटियाँ उनकी इज़्ज़तें लुट रही हैं, शहादतें हो रही हैं। पाकिस्तान ने कोई उनकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि आबाद कश्मीरी भी सोचते हैं, मजबूर हो गए कि जब हमने उनका साथ नहीं दिया तो वो भी बददिल हो रहे हैं। कश्मीर के अंदर भी एक तहरीक चल रही है जो पाकिस्तान को जब उस वक्त पुकारा तो नहीं आए। फ़लस्तीन के मुसलमान जो हैं वो पूरी दुनिया को पुकारते रहे। तमाम OIC वहाँ जमा हुई, मजम्मती करारदाद पास हुई और टाइम फेश। अगर ये सूरत हाल मुसलमानों के साथ रही, और ये अहादीस के साथ साबित है, इसने दुनिया में होना था, हुआ। ये सिलसिला ऐसा नहीं है कि सुहूनियों ने ये जो किबला अव्वल है ये पहले मुसलमानों के पास था ना, फिर छीन लिया गया, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी ने छीना। तो ये आज किसी सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत है। आज ये नहीं है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। ये झूठ पर मबनी बात है।
प्रैक्टिकल क्या मदद की हमने मुसलमानों की, क्या हमने वहाँ फ़लस्तीन में जाके, ये मैं नहीं कह रहा ये ओपन, वो आप देखें कि अमेरिका और जितना यहूद का मीडिया पे कंट्रोल है, वो सारा का सारा इस तरह की बात बता रहा है कि उसने हमास को और फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द साबित कर दिया है। इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप बीबीसी देखें, CNN देखें, यहाँ तक अरब टीवी देखें, वो हमास को हुई और उसको फ़लस्तीनियों को दहशतगर्द बता रहा है। वो निहत्ते जिस पे गुलेल है जिसके हाथ में, जो पत्थर आप दुनिया देख रही है, वो पत्थर मार रहे हैं और वहाँ से टैंक गोले बरसा रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये वो उनकी सरजमीन थी, उन पे काबिज हो गए सहूनी। बैतुल मुक़द्दस में लड़ाई कहाँ से हुई, ये भी तो देखे ना। कोई उनकी अपनी नहीं थी, बैतुल मुक़द्दस में वो इबादत कर रहे थे और वहाँ आके इन्होंने इसराइली फ़ौजों ने वहाँ पे अटैक करके 39 बंदे मार दिए। ये तो ऑफिशियल खबर है, कितने मरे होंगे इसकी तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। और वहाँ जो अनरेस्ट है, वहाँ खुलेआम वो अमेरिका ने UN का जो इजलास था तो उसको रोक दिया, जंग रोकने के लिए इजलास हुआ, उसने वीटो कर दिया कि नहीं, ये अभी इसका राइट बनता है इसराइल का कि वो उनको ख़त्म करे, उनको मारे। तो किसको मार रहे हो तुम? रहते मुसलमान लोगों को, ठीक है मुसलमान है, ये गुनाह तो नहीं मुसलमान होना। अगर ये ईसाई होते या यहूदी होते, उस पर आप चलाते। सारे दुनिया के यहूदियों ने आज पूरी दुनिया की इकॉनमी कब्जा करके, और आप देखा अमेरिका, यूरोप किस तरीके से चढ़ाई कर रहा है। कोई एक मुसलमान मुल्क बता दे, पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी अरब है, कतर को है, जो भी नाम ले लें, कोई निकला? सारे लीडरान कह रहे हैं जनाब मजम्मत करते हैं, हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। वो पिट रहे हैं, गोलियां लग रही हैं, मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, खाने पीने को नहीं है। वो ऐसा शहर है फ़लस्तीन, जो मुल्क है जिसके चारों तरफ कोई रूट नहीं है, रास्ता नहीं है, सब इसराइल ने बंद कर रखा है। तो वो वैसे भी ओपन कैद में थे, अब तो चारों तरफ से इसराइली टैंकों ने घेर लिया है, फ़ज़ा से, समंदर से, ज़मीन से वो बमबारी कर रहे हैं निहत्ते लोगों पर, वो कोई पूछने वाला नहीं है। आप देखें बिल्डिंगों की बिल्डिंगें गिर रही हैं। तो ये सूरत हाल में हम सिर्फ मुसलमान सिर्फ कहते रहे, हमने कश्मीरियों को ये धोखा दिया, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, अब हम फ़लस्तीनियों को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? इस वक्त तो आलम इस्लाम किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी की तलाश में है। तो कौन ऐसा हुक्मरान है जो पहल करेगा ताकि दुनिया के सारे मुसलमान उसका साथ देंगे। काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसी क़यादत उभर आए जो इस सिलसिले को आगे बढ़ाए। कर सकते हैं। यही वही आपने बात की, हम कहते हैं अमल, अमल के तौर पे फ़र्ज़ बनता है कि कुरान मजीद में ऐसे मौक़े पर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे या मोहम्मद बिन कासिम जैसे या खालिद बिन वलीद जैसे कैसे लोग ऐसे सिपहसालार की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। कल मुझे कोई ट्वीट करने लगा, किसी ने क्या कहना कि जो 40 ममालिक की जो इस्लामी अफवाज बनी है जिसकी क़यादत जनरल राहिल शरीफ के हाथ में है, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अभी हमने उसके लिए फ़लस्तीन की मदद करना है। तो फैसला ये हुआ, चलो मिल के बदुआ करें, क्या करें, मिल के बदुआ करें। तो क्या बदुआओं से ये होता? ये जंग लड़नी पड़ेगी। इसको सब एक मुसलमान मुल्क, चाहे पाकिस्तान हो चाहे तुर्की हो, थ्रेट कर दे अभी तो 4 घंटे में, 1 घंटे में, अगले 1-2 घंटे में तुमने अगर बमबारी बंद नहीं की तो हम आ रहे हैं तैयारी लेकर। और जब दुनिया को पता चलेगा कि अगर पाकिस्तान कूदा या तुर्की कूदा तो ये वर्ल्ड वार हो सकती है, तो सारे कूद जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, इसको रोकने के लिए। क्या हुआ पूरा अफगानिस्तान में, किस तरीके से। पर अभी तो हम उसी में फंसे हुए हैं ना कि हमने पैसे बाहर से लाने हैं और फिर यहाँ से लोग लंदन जाने हैं, मतलब बड़े बड़े वादे कि हमने तो वहाँ से पैसा वापस लाना है। अब आवाम कहती है पैसा आए ना आए भाई, महंगाई ख़त्म करो, नहीं चाहिए कुछ भी, अब महंगाई। देखो जब आपकी सारी चीज़ झूठ पर हो ना, अगर आप झूठ बोलेंगे, लोगों को इतनी बड़ी होप्स दिखाएंगे कि मैं ये कुछ आपके लिए कर दूंगा, जब मैं आऊँगा तो दूध की नहरें बहा दूंगा, शहद की नहरें बह जाएंगी, और फिर जब उसका रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बदले में जब आपको महंगाई मिलती है, आप जिस बंदे की 15 से 20 हज़ार, यहीं पर हमारे स्टूडियो में जो लोग हैं, आप उनका आम सैलरिया में सब पूछ रहा था, उनका किसी ने कहा 15,000, किसी ने कहा 20,000। आप कोई हुकूमत आ जाए, वो अगर उसका बीवी बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी है, घर किराए का है, तो 20,000 में आप बताएं कि वो किस तरह गुजारा करेगा। और आपको मैं बताऊं, और साथ अगर साथ आप दो देखें कि यूनिट कितना महंगा हो गया केले, उसको आप बिजली भूल जाए थोड़ी देर के लिए ना,
हाँ। आज ईद का दिन, ईद गुजरे हुए है, लेकिन ये तल्ख हकीकत है, इस वक्त पूरा पाकिस्तानी महंगाई की वजह से सहमा हुआ है। जेब भर के पैसों को ले जाता है और उससे कम में वो सामान, आटा और चीनी और चीज़ आती है। उसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत वक्त की है, जो भी होगी हुकूमत है। आप देखें कि अगर 2-4-6 बच्चों का घराना है, 4 बच्चे हैं और 2 मियाँ बीवी हैं, तो अगर खाली वो रोटी ले लें और रोटी पानी से भिगो के खाएं तो महीने में 15,000 की रोटियां बनती हैं। बिजली का बिल छोड़ें, किराया छोड़ें, स्कूल की फीसें छोड़ें, बीमारी दुख सुख की बातें छोड़ें, कपड़े छोड़ें, स्कूल की फीसें छोड़ें, उस 15,000 में तो आप हुकूमत बजट बना के दिखा दे ना। ये तो वो हुकूमत है जिससे दावे किए थे कि मैं महंगाई को और गुर्बत को ख़त्म करूँगा, मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, तो फिर देना चाहिए थे। और जब ये हुकूमत, लोगों की बड़ी होप्स थी, नौजवानों की होप्स थी, लोगों की होप्स थी, जब अब होप्स टूटी है ना तो अब लोग फट गए। अभी तो आप शुक्र पड़े कि लोग बाहर नहीं आए, इस कदर परेशान है लोग। अब ऊपर से कोरोना के पीछे लोग अब कहते हैं कोरोना के पीछे हुकूमत छुप रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। जब आप परफॉर्मेंस आपकी ज़ीरो है, फिर आप कोरोना भी क्या पोजीशन है, सारी दुनिया में 70 से 80% वैक्सीन लग चुकी है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, आज यहाँ सुबह पढ़ रहा था, सिर्फ 40 लाख, ये हुकूमती बयान है। 40 लाख के माने कितने में 22 करोड़ पे, कि आपके 1.5% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी है। तो ये और ये भी आप मांगे की वैक्सीन है। चाइना दे रहा है, इंडिया दे रहा है, यूरोप दे रहा है, आपने अपनी इंपोर्ट नहीं की है। आपको अपनी इंपोर्ट कर, अपना बजट से पैसा मंगाकर वो पैसा अपने अवाम पे लगाएं, टैक्स का पैसा है। यहाँ तो आप देख लें, जो मिनिस्टरों का प्रोटोकॉल, जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल, जो प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल, जो गवर्नर का प्रोटोकॉल, जो वज़ीर आला का प्रोटोकॉल, यहाँ तक के जो मिनिस्टर हैं उनका 5-5, 6-6 गाड़ियाँ पुलिस की, उनके क्या अखराजात नहीं है। यहाँ ब्यूरोक्रेसी के अंदर देख रहे हैं, चोर ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लोग आप देखें, एक एसपी के पीछे 4-4 गाड़ियाँ उसके पीछे घूम रही हैं। ये सारा पैसा हमारे टैक्स का लगा रहा है। और ये 50-50, 52 वज़रा की फौज, जो फ़ौज भर्ती कर ली है, जो तकरीबन उसमें से 50% इम्पोर्टेड है। चाइना की आबादी देखें 1.5 अरब है, 21 मिनिस्टर हैं। भारत की आबादी इतनी है, वहाँ पे 16-17 मिनिस्टर हैं। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें, वो कहाँ चला गया, आप कहाँ खड़े हैं। आप कहते हैं बांग्लादेश से भी क्यों कंपेयर, उनका टका कितना मजबूत है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ऐसे अमल किए हैं कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक को, मईशत को बढ़ाया है, ज़बानी बातें नहीं की हैं। उनकी एक्सपोर्ट देख लें, उनके रिजर्व नहीं, देख हमने लें। तो यहाँ पे लोगों को राशन पे लगा दिया है। हम लोगों ने भीख मांगने लोगों पे, को लंगर खोल लगा दिया। आप लंगर खोल रहे हो, आप सोचे खोल रहे हैं, आप यहाँ पे इंडस्ट्रियां लगाएं, लोगों को आदत डाले काम की। बिल्कुल। आप खड़ा करके उनको लंगर दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो? इतनी भूख रंग नहीं आ गई थी पाकिस्तान में कि आप लंगर बांटो। जो मांगने वाला है वो तब भी मांगेगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप भी देख लें, आप जाके आप ले जाएं कैमरे को, जिन जगहों पे लंगर लगा हुआ है वही फकीर आप जो खाना खा लेगा और या कुछ संभाल लेगा, वही थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ मांग रहा है। वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसके पीछे एक माफिया है कि पुलिस, उस इलाके की पुलिस उसके साथ है, वो उसके साथ है। उनके बंदे हैं जो उसको छोड़ने आते हैं, हट्टे कट्टे गाड़ियों में आते हैं, टैक्सियों में, गाड़ियों में उनको छोड़ते हैं फकीरों को। और फकीरों के इलाके बटे हुए हैं, वहाँ दूसरा फकीर एंट्री नहीं कर सकता। ये प्रोफेशनल है, इसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, इसको टोटली डिस्करेज करना चाहिए, बैन लगाना चाहिए। भीख, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि भीख मांगने से गुलामी बेहतर है। तो आप इन चीज़ें, हमारे पास एक पूरा सिस्टम मौजूद है, निज़ाम मौजूद है। जब आप सूद के निज़ाम पे मुल्क को कर देंगे ना, सूद के ऊपर आप देखें तो इसने मरना है। अल्लाह का हुक्म है कि जो सूद लेगा उसने गोया मेरे साथ और मेरे नबी के साथ जो है वो जंग की। अमेरिका में, यूरोप में 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसका मतलब है कि मईशत रेट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं है। और यही अगर, और हम कहाँ पे 12%, 14%, 18% बैंक ले रहे हैं, 21% ले रहे हैं। और सूद की मईशत है। IMF, वर्ल्ड बैंक ने आपको तबाह बर्बाद कर दिया, अपनी पॉलिसीज़ आपको दे दी हैं। इम्पोर्टेड बंदे आपने मिनिस्टर फाइनेंस लगा दिए, इम्पोर्टेड आदमी आपने गवर्नर स्टेट बैंक बना दिए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसी से निकल सकेगा? नहीं। और फंसता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जो हुक्मरान हैं, जितने भी आए, उनको अपनी कुर्सी की परवाह है। वो आवाम की परवाह नहीं करते, मुल्क की परवाह नहीं करते। नतीजा ये निकला कि आधा मुल्क आपने दिया। आधा मुल्क दुनिया की तारीख में
90,000 फौज ने जो है ना सरेंडर नहीं किया, हमारे साथ ये इतना बड़ा सानिया इंडिया ने किया, करके दिखाया ना। कौन सी हुई, सिर्फ मजम्मत हुई ना। हाँ। किसी ने पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी की? अमेरिका ने कहा था मैं 7वां बहरी बेड़ा भेज रहा हूँ, रुक जाओ, आपका मैं मदद करने वाला आया। रूस ने खुल के इंडिया की हमायत की, दुनिया ने खुल के। हमारी खारजा पॉलिसी देखें, हमारी क्या हैसियत है? कहीं है हमारी हैसियत? हमारी खारजा पॉलिसी कश्मीर पे क्या हुआ? कोई रिजल्ट आया? कोई नहीं। रिजल्ट आना चाहिए ना। हम तो रिजल्ट के बगैर हर चीज़ हमारी उल्टी चली जा रही है। अब हम आज उस जगह पर जा पहुँचे हैं कि एक इनकलाब पाकिस्तान के दहलीज पे दस्तक दे रहा है। हाँ। जब तक इस मुल्क में आप जैसे लोग, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो इलेक्शन लड़ के ऊपर नहीं आएगा, जो इस मुल्क के असली वारिस हैं, आप इन इम्पोर्टेड लोगों को और इन लोगों को आप इलेक्ट करते रहेंगे। वही देखें, इन्होंने पार्टियां बदल लेनी है, चेहरे वही हैं। हाँ। ये वही लोग हैं जिन्होंने लूट खसोट किया। ये करोड़ों लगाते हैं अरबों कमाने के लिए, और इनको लाने वाले भी मिल जाते हैं। सोचते नहीं हैं कि इसके जो 99.5% लोग हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं। निज़ाम ऐसा सिस्टम बना दिया है कि दूसरा कोई आम आदमी इंतखाब लड़ ही नहीं सकता। अब एक बड़ा अंग्रेज़ ने क्या किया था? अंग्रेज़ टोटल हिंदुस्तान पर, पूरे भारत में, सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश सब शामिल था। उस वक्त 3,000 गोरे थे, और इन्हीं मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर उनको 3 लाख फौज दी, पुलिस दी, मजिस्ट्रेट दिए, CSP अफसरान दिए। वो 3,000 कुल थे। अभी क्या हो रहा है? यही हुक्मरान कर रहा है। अशरफिया जिसे आप कहते हैं, आधा फीसद 1% है, 99.5% पे छाया हुआ है। वो निकल ही नहीं पाता। हमारे यहाँ लीडरशिप भी ऐसे है कि हमारे लोग जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वो पार्टियों के टिकट लेते हैं अपने, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि अपने लीडर की कोई गलती निकालें। वो उसके सामने बैठते हैं तो उसकी तारीफ़ों के पल बांध देते हैं, और ऐसा लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह वो पता नहीं क्या से क्या। हमारे यहाँ तो हुक्मरान आज अपने आप को बादशाह की तरह पोस्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या क्या चैनल सब कुछ दिखा रहा है। हाँ। क्या वो बशीर मेमन सब दिखा रहे हैं? क्या आप बदले की सियासत चल रही है? क्या बदले लिए जा रहे हैं? ये इस तरह मुल्क चलते हैं। आपको तो आवाम जज करेगी। 5 साल आपको मिलने चाहिए, आप पूरे 5 साल करें, दूसरी हुकूमत आए, अब वो जज करेगी। और वो वोट भी, अगर 5 साल से अगर आधा अरसा गुजर गया तो कुछ नजर आना चाहिए। जो अवाम देखें, आधा नहीं, 3 साल गुजर गए। जो अवाम का रिएक्शन देख रहे हैं, अवाम आप कहीं भी देखें, यकीन करें, क्योंकि मैं खुद जो है बड़ा, हम लोगों को तब्दीली चाहिए थी और ज़रूरत भी थी, तो पर नज़र कुछ नहीं आई। अवाम आप कहीं भी सुने, महंगाई, बिजली के बिल ज़्यादा, गैस सर्दियों में नहीं, खैर वो तो पहले भी होता था, पर अब तो गर्मियों में भी नौकरियां, अगर कराची आपको पता है, यहाँ से आप देखें मेन हब है ये, यहाँ से कितना जो है बिजनेस है, 70% रेवेन्यू, बिल्कुल पूरी दुनिया से, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आके कमाते हैं, अलग अलग शहरों से। और इस कराची का अगर हाल देखा जाए तो क्या हाल है, रोड सड़कों का क्या हाल है, सीवरेज का क्या निज़ाम है, बारिश हो जाए तो लोग तबाह हो जाते हैं। पिछली दफ़ा बारिश हुई तो क्या हालत थी, और लोगों की बड़ी उम्मीदें थी, और अब लगता है कि लोग हिम्मत हार चुके हैं। लोगों को अब उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा होगा। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि यहाँ अगर एक चीज़ 5 से 10 रुपए की होगी तो यकीन करें फिर हम उम्मीद नहीं रखते कि ये वापस 5 पे आएगी। वो 10 पे ही रहेगी। इसलिए मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये या तो बिजली का यूनिट पे पैसे कम होंगे, नहीं होंगे, ये चीज़ महंगी होगी, ये कम होगी वक्त के साथ। अभी कर्ज हैं, अभी ये चीज़ है, अभी वो चीज़ है, अभी वो चीज़ है। जब ये हम सारा सिस्टम बन जाएगा, हम सिस्टम बना रहे हैं और बनने के बाद महंगाई कम होगी, तो मुझे उम्मीद नहीं है। और मेरे हाल से अब आम आवाम को भी कोई उम्मीद नहीं है बिल्कुल, और इसी तरह से है। और खैर अब हम दुआ कर सकते हैं, कहते हैं ना जब हाथ में आपके कुछ नहीं रहता नहीं, मैं तो फिर आधा इत्तेफाक करता हूं। आधा कहता हूँ कि आधी दुआ। हाँ। देखिए अल्लाह का भी हुक्म है कि आप पहले मेहनत करें और उसके बाद फिर दुआ करें। आप कुछ करें ना, खुदा उस कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलते जब तक वो अपनी मदद आप खुद ना करें। आप खाली नमाज पढ़ लें और आप खाली मेहनत करें और पेपर में बैठ जाएं तो आप पेपर हल कर सकती हैं किसी इम्तिहान का, जब तक आप उसको मेहनत नहीं करेंगे। यही एक छोटी सी बात मैंने जो करनी है वो यही है कि आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अभी हमारा ये वाला सेगमेंट खत्म हो रहा है, तो जाते जाते आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कह सकता हूँ कि इस वक्त
अगर आवाम को जो तब्दीली चाहिए हकीकत, तो हर आदमी को अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लेना चाहिए कि वो बाहर निकले और खुद इलेक्शन लड़े और आम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ऊपर लेकर आए। ऐसी जमातों को वोट ना दिया जाए, ऐसी जमात, क्योंकि उसके पास अल्लाह ने एक पावर दी है। और यहाँ पे इंडिया में, तुर्की में, अभी आप देखें म्यांमार में क्या हो रहा है, अवाम की ताकत के आगे, अवाम के समंदर के आगे कुछ नहीं, कोई नहीं ठहर सकता। अगर अवाम ये फैसला कर लें, जिन लोगों को 73 साल से आजमाया है, 73 साल से यही लोग आ रहे हैं, अयूब खान के थे तो अयूब खान के औलाद दर औलाद पोते पोतियाँ चले आ रहे हैं, जो भुट्टो खानदान था तो पोते सब कुछ चले आ रहे हैं। इससे बचने का एक ही रास्ता है कि इनकलाबी तौर पे अवाम बाहर निकले, अपने जैसे लोगों को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को ऊपर लेकर आए, जो इस मुल्क के असल वारिस हैं। और वो लोग जो जिस पे इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगता है, उनको भी चाहिए कि वो इस वक्त आवाम का साथ दे और आवाम के टेम्परेचर को देख ले। इतना उबल चुका है, ऐसा ना हो कि संभले नहीं। और आपने जिस बात की आप निशानदेही कर रही थी, ये वही होने जा रहा है। ब्रेक का टाइम आ गया हमारे पास, टाइम का कुछ लाइश हुआ है, फिर कुछ कर नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, कोशिश की कि हर टॉपिक पे थोड़ी थोड़ी ज़रूर बात हो जाए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, अब हम ले रहे हैं शो में छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा जी, आते ही पता नहीं लड़कियों को बालों का बड़ा मसला होता है। ये चले, अब थोड़ी सी एक आध बात अपने लिए भी तो होनी ही चाहिए ना, जब इतना कड़क शू की बातें हों तो फिर थोड़ा सा लाइट मूड पे जाना चाहिए। अच्छा, लड़कियों को बालों का वो बड़ी कॉन्शियस होती है बालों के लिए कि जब वो तैयार होती है, चाहे वो स्ट्रेट करें चाहे वो कर्ल्स करें, अच्छा वो हर लड़की तो उसको बड़ा होता है मेरे हेयर स्टाइल सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, मेकअप तो हर लड़की को अच्छा आता है, बालों के लिए बड़ा मसला हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा कभी मेरे साथ भी होता है कि यार बाल सेट लगने चाहिए। ठीक है, वैसे नॉर्मल रूटीन में नहीं लगता, नॉर्मल तो मैं सच बताऊँ तो मैं एक बड़ा ऊंचा सा जूड़ा बांध के मैं निकल जाती हूँ मुझे जहाँ भी जाना, और मुझे मुश्किल नहीं होती कि नहीं अब बाल स्ट्रेट करो, अब बड़ा तैयार हो, नहीं मुझे नहीं होता। मैं बहुत सिंपल सी बस एक जूड़ा बांधा और मज़े से निकल गई। अच्छा, अच्छी चीज़ तो सबसे ज़्यादा मुझे कौन सी लगती है, अब तो मैं सोचती हूँ कि जब ये कोरोना चला गया तो मुझे तो मास्क की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि वो मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, आप मेकअप भी नहीं कर रहे, कोई पहचाने भी ना आपको, कोई जानने वाला भी मिल जाए वो भी देखे तो आपको ना पहचाने। मास्क की इतनी शदीद मुझे आदत हो गई है कि अब वो समझे कि मैं वो लगा के घूमती हूँ। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि जब वो चला गया, ये कोरोना ख़त्म हो गया, तो फिर मास्क नहीं होगा तो फिर वो एक आदत हो जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि फ़िलहाल ये वबा है तो मास्क को अपनी आदत बना लें ताकि आप इस बीमारी से भी दूर रहें, सेफ़ रहें, जो कि ज़रूरी है इस टाइम पे। और क्योंकि ये जब पूरी दुनिया रो रही है और पूरी दुनिया जो है वो ये आपको कह रही है कि बहुत ख़तरनाक वायरस है, शदीद वाला ख़तरनाक वायरस है और बहुत अजियतनाक है। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हमें इससे बचना है। तकलीफ़ आ जाए और उस टाइम हम तकलीफ़ में बोलें कि क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम जब तकलीफ़ में होते हैं, जैसे एक बच्चा तकलीफ़ में होता है तो वो अपनी माँ को पुकारता है, इसी तरह हर मुसलमान जब तकलीफ़ में होता है तो वो अल्लाह को पुकारता है और वो दुआ करता है कि अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे ठीक कर दे। तो बेशक कि अल्लाह ही है और अल्लाह ही था और अल्लाह ही होगा, पर कहने का मकसद ये है कि अगर हम पहले से सेफ्टी करें, लोगों से दूरी बना के रखें और कम मिलें। ईद पे भी जैसे एक था कि आप लोगों से ना मिलें, मतलब ज़्यादा फैमिली में भी ना जाएं, ज़्यादा लोगों में भी ना जाएं, कोशिश करें दूर रहें, मास्क पहने। बहुत कम लोगों ने इन चीज़ों ने को किया और बहुत कम लोगों ने किया, पर शऊर वालों लोगों ने किया, जिनको शऊर था उनको पता था कि मुश्किल पड़ सकती है तो उन लोगों ने किया। और सच बताऊं तो मैंने भी किया। मैं ईद पे कहीं नहीं गई, बाहर तो खैर कुछ बनता ही नहीं था, आपको पता लॉकडाउन में सब कुछ ख़त्म है, पर कहीं फैमिली रिश्तेदार यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं गई, लोगों से मिली नहीं हूँ।
दोस्तों से नहीं मिली। एक मैसेज ईद मुबारक का सबको सेंड किया और साथ ये भी सेंड किया कि इंशाल्लाह ज़िंदगी रही है, वबा ख़त्म हो गई और सब अमन हो गया तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे, जाएंगे, खाना भी खाएंगे, घूमेंगे भी, खूब इंजॉय भी करेंगे, ज़िंदा रहेंगे तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो मैंने अपने दोस्तों को ये मैसेज किया और उन्होंने खुशी खुशी कहा ज़रूर ज़रूर। तो ये चीज़ है कि ज़िंदगी रहेगी तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है जी, ब्रेक से आते ही मैंने एक लंबा लेक्चर दे दिया और इसी के साथ साथ आपको मैं बताती चलूँ कि हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे जो है हम बात करेंगे। अच्छा, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं साथ साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स मैन है या स्पोर्ट्स से जिनको बहुत प्यार है, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके अलावा उससे अगर प्यार है तो वो हमारे शो ज़रूर देखेगा क्योंकि उस हवाले से भी काफ़ी सारी बातें होंगी। अच्छा, स्पोर्ट्स लवर भी हैं वो काफ़ी सारी, अच्छा उनकी खूबियाँ इतनी सारी हैं, इतनी चीज़ें हैं कि मैंने सोचा एक दो कुछ बता देते हैं, बाकी तो वो हमारे साथ हैं भी क्योंकि हमारा ये सेगमेंट चलता है 11 बजे तक, आपको पता है 9 से 11 मेरा शो होता है, तो फिर साथ साथ सारी चीज़ें होती रहेंगी, वरना मैं इतनी डिटेल बताऊंगी तो शो का टाइम चला जाएगा। ठीक है जी, हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद हसनैन, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताएं कि ये तो एक बड़ा पेपर होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है, ठीक है, और वो हैं, ठीक है, और अच्छा एक इंसान में ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, कोई भी चीज़ आपको मेहनत के बगैर नहीं मिलती। आप कोई भी मुकाम अगर आपको मिलता है तो उसके पीछे एक लंबी स्टोरी होती है। अच्छा, लकी लोग भी कुछ होते हैं कि जिन लोगों को ये जद्दी पुश्ती चीज़ें मिल रही होती है, ठीक है, बड़ी आसानियाँ होती हैं उनकी लाइफ में, पर कुछ लोग बहुत स्ट्रगल के बाद वो मुकाम हासिल करते हैं। तो आप ये बताएं, ये जो सारी चीज़ें हैं उसके लिए कितनी स्ट्रगल की, स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, फिर साथ साथ हम सवाल करते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को, स्टूडियो के तमाम मेम्बरान को मेरी जानिब से प्यार भरा सलाम और ईद मुबारक। ईद मुबारक। और अफसोस का के चंद जुमले में कहूँगा, जो अभी इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से जो इशू चल रहे हैं, मैं अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करता हूँ एज़ एक पाकिस्तानी शहरी कि इसको अगर टेबल टॉक करके या खतूत के ज़रिए आप लोग बैठकर इसको ख़त्म कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करें, क्योंकि बेकसूर लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, जो कीमती जानें होती हैं। इसके लिए मैं बड़े दुख का इज़हार करता हूँ, दुआगो हूँ अल्लाह ताला इस पर रहम वाले मामला अता फरमाए। आमीन। बिल्कुल। इसके बाद स्ट्रगल की बात यह है कि बड़ा शुक्र है अल्लाह ताला ने, मेरी जो भी सोच होती है अल्लाह ताला उस पर अपने करम फरमाते हैं, लेकिन ये होता है कि कदम ज़रूर बढ़ाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 97 से स्ट्रगल में हूँ और अभी भी सोच रहा हूँ, अभी तक मैं कामयाब नहीं हूँ। ये जो भी अचीवमेंट है मैं इसको समझता हूँ ये मेरी स्टार्टिंग है, क्योंकि वो जो मैंने शुरू के जो 10 साल निकाले हैं वो मैंने स्ट्रगल सिर्फ अपनी फैमिली के लिए किया, उसके बाद 5 साल मैंने अपने लिए किया, अपनी फैमिली के लिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि आवाम के लिए, जो पाकिस्तान के लिए कुछ इक़दाम हो सकें मुझसे, जो अच्छी चीज़ें हो सकें, यूथ के लिए कुछ काम हो सकें, उसके लिए मैं अच्छी सोच रख रहा हूँ और उसके लिए मैं मीटिंग्स भी करता हूँ, बातें भी करता हूँ, अखबारों में भी देता हूँ, न्यूज़ चैनल्स पे भी देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ से सपोर्ट मिलता है और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब अब तक किसी फील्ड में मुझे नाकाम नहीं किया, जो मेरी इस सोच है इस पर भी इंशाल्लाह नाकाम नहीं करेंगे और ज़रूर कामयाबी होगी। अच्छा, ये बताएं, रमज़ान तो जैसे गुजर चुके हैं, पर अभी अभी आपको पता है कि आज ईद का चौथा दिन है, तो ये बताएं रमज़ान में क्या सिलसिला रहा, क्या रूटीन थी या क्या एक्टिविटी थी, क्या चीज़ें की रमज़ान में आपने? रमज़ान में पहले अपना बिज़नेस ऑफिस में 2 से 3 बजे तक निकल जाता था वहाँ से, फिर आके थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर फैमिली के लिए जो चीज़ें लानी है, इफ्तार वगैरह के लिए वो चीज़ें। इसके बाद मैं 11 रमज़ान से राशन ड्राइव स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। वो जो गरीब आदमी, गरीब कहा जाता है लेकिन मैं गरीब का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि गरीब मैं भी हूँ, किसी न किसी चीज़ में गरीब मैं भी हूँ, किसी न किसी से गरीब में वो भी हैं। मैं कहता हूँ कम आमदनी वाले मुअज़्ज़िज़ मुस्तहिकीन के लिए कि मैंने कुछ राशन ड्राइव किया, कुछ अरेंजमेंट किए थे। वो तकरीबन वो मैंने इस बार पहली दफ़ा मैंने अपने चंद दोस्तों के से भी मदद ली, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इंडिविजुअली अल्लाह ताला करवाते थे, लेकिन लोग बढ़ते गए। तो मैंने कहा अब मेरी इस्तिताअत से थोड़ी सी बाहर हो रही है, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, अब वो ऐसा लग रहा था मुझे कि वो इंतज़ार में थे कि हसनैन बोले तो मैं इसको मदद करूँ। तो उनकी मदद से भी मैंने काफ़ी अच्छे अंदाज में ये काम हो गया। इसके बाद मेरा प्रोग्राम था चांद रात को एक बड़ा सा इवेंट करने का, जो मैं करता हूँ हर साल। गाय एक प्रॉपर ज़िबा करवाता हूँ, तो उसको मैं गोश्त बांटता हूँ। इस दफ़ा नहीं हो सका, चांद रात का एक ऐसा अहम इशू हो गया, मतलब अचानक आ गई, लेकिन फिर भी अचानक चांद रात जो मतलब ये वाला भी लफ्ज़ आना था जी,
अचानक से मेहमान आ जाते हैं ना, जो ऐसा तो लगता है अब बस अचानक से चांद रात आप आती बैठे है। मैं आता हूँ, ये वो वाले मेहमान थे। चलें खैर, मनाना था, ईद थी, अब हुक्मरान का फैसला था, हम बरी ज़िम्मा हो गए, हमने मनाई ईद, कोई इशू नहीं है। बाकी फिर बस ये सब सिलसिला चलता रहा। बाकी मैं कोरोना से जो हुक्मरान ने बोला था लिमिटेड रहें, रिस्ट्रिक्ट रहें, तो इसकी वजह से मैं 2 बहनों के घर गया हूँ और एक मेरे अजीज़ का इंतकाल हुआ था, जिनके घर में पहली ईद थी। एज ए मुसलमान हमें जाना था वहाँ पर। इन 3 घरों के अलावा मैं कहीं नहीं गया। मतलब आपकी ईदी भी बच गई ना? नहीं, ईदी एनवेलप तो मैंने रमजान से पहले ही बनवा के रख देता हूँ। अच्छा, ये वो तो देखिए गए, जी, ऐसे भी लोग होते हैं वो तो कि बना के रख अगर दिया। देखें मिल नहीं रहे तो आपने ईदी भिजवानी होती है। सही है जी। और ऐसे लोग हैं भी जो आपसे ना भी मिले तो आपको ईदी भिजवा देते हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसे बड़े मेरा सारे 3 लोग घर में मैं हैं। चला गया, 3 घर में मेरी वालदा चली गई, 3 घर में वाइफ चली गई, हाँ। तो मतलब मैनेज हो गया ना। हाँ, अच्छा। जो ही नहीं, पूरी फैमिली आप जा रहे हैं एक साथ, तो वो जो एक हुकूमत ने कहा है कि भाई आप थोड़ा ख्याल रखें, हाँ। इससे आपका ही फ़ायदा है, और वो भी चंद हफ्तों के लिए, तो वो अच्छा है, हमारा फ़ायदा है। जब आपसे 20 काम आपने करने अगले, तो उस 20 काम में आप बीमार होंगे और वो काम रुकेगा आपको, उससे बेहतर आप पहले एहतियात कर लें, बिल्कुल। ताकि बेहतर अच्छा, अंदाज में काम ये करें। मुझे बताएं, खैर हम मेरी ईद तो ईद जाने के 15 दिन तक ईद ही रहती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आपकी कितनी रहती है। खैर अब कल ही ईद का तीसरा दिन था, तो आज हम ईद की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये बताएं कि आपको फिर आगे चल के और भी सवाल आपसे करूंगी स्पोर्ट्स के हवाले से, बाकी सारे हवाले से। मुझे ये बताएं कि अभी भी आपको ईदी मिलती है? कल मैंने तफरीहतन, असल में मैं हर साल हमारे यहाँ दावत होती है, मेरी 4 बहनें माशाल्लाह, मैंने उनको इनवाइट किया हुआ था, हर साल इनवाइट कल भी किया। मैंने बोला यार मैं सबसे बड़ा हूँ तो मुझे तो नुकसान है, मैं इतनी ईदियाँ एनवेलप बनाता हूँ, मुझे कौन देता है, मुझे तो कोई देता ही नहीं है। तो मुझे मेरी छोटी बहनों ने कल से बोला कि आज इस साल से जो है ना हम लोग ईजाद करते हैं कि अब भाई को भी ईदी देंगे, तो कल से मुझे ईदी मिलने शुरू हुई है। क्या बात है। अच्छा, मुझे जो है मेरी ईदी जो मेरे घर से मुझे मिलती थी वो मेरी अम्मी से मुझे मिलती थी। अम्मी की डेथ को 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल मुझे ईदी नहीं मिली, और मुझे बचपन से कभी भाई ने ईदी नहीं दी थी। हालांकि मेरे सबसे बड़े भाई, अगर वो मुझे सुन रहे तो ये सुन ले, पर इस साल उन्होंने मुझे रमज़ान में मेरे बैंक में पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद मुझे एक रात को 3 साढ़े 3 बजे मैसेज किया कि सुबह उठ के अपनी शॉपिंग कर लेना या जो भी करना। तो मैं पहले मैसेज देखूँ, फिर मैं कहूँ यार इसको हो क्या गया है ना, मतलब मेरा बड़ा प्यार है अपने भाई से। खैर हर बहन का होता है, पर कुछ बहन भाइयों को बहुत ही ज़्यादा होता है, और मेरा बहुत ज़्यादा है। तो वो सुबह उठ के मैं सोचूँ यार ये क्या हो गया, मतलब मैं सोचती थी कि मेरा भाई मुझे ईदी दे, और मुझे मिल गई। अच्छा खैर ईदी की बात नहीं, वैसे भी मेरा भाई मुझे जो भी चीज़ ज़रूरत हो तो मेरा एक मैसेज जाता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। ये बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं, बहुत प्यारे रिश्ते हैं। मैं अपने देखने वालों को यही कहूँगी कि बहुत मोहब्बत और प्यार करें, छोटी छोटी बातें अगर कभी हो जाएं तो उनको दरगुजर करें, और ये रिश्ते इसी तरह मजबूत बना के बैठें। अच्छा जी, ये तो होगी कुछ ईद की बात, कुछ ईदी की बात जो कि करनी चाहिए थी, क्योंकि अब आज ईद का चौथा दिन है। ये बताएं कि अब लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन आपको पता लग चुका था, और उसके बाद जो बाज़ारों की सिचुएशन, पहले तो 6 बजे तक स्मार्ट लॉकडाउन हमारे यहाँ जो होता है, बड़े नाम भी होता है आगे, तो वो था। फिर उसके बाद प्रॉपर लॉकडाउन, अब ये है कि अब लॉकडाउन ख़त्म होगा, इस तरह से सारी चीज़ें होंगी। तो ये बताएं कि जो स्पोर्ट्स के जो आपके इवेंट्स होते थे, जिस तरह के पहले भी आप हमारे शो में आए, आपने हमें बताया, तो आगे की क्या प्लानिंग है उस हवाले से? सिर वाले के अभी बड़े इवेंट तो बिल्कुल नहीं हो सकते जब तक मुझे जैसे हमें बड़े इवेंट के लिए हमें असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर से अप्रूवल लेनी पड़ती है पहले, महीने पहले कम से कम, वो तो इजाज़त नहीं देंगे। और कानूनी तौर पर ये है कि जब इजाज़त की चीज़ के ना मिले सरकारी तौर पर, तो हम बड़े इवेंट नहीं करा सकते। हाँ, ये छोटे इवेंट जो 1000-2000 वाले इवेंट होते हैं, वो हो रहे होते हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो बड़े इवेंट, जो मेरा एक प्लान किया हुआ है मैंने, जो एक टूर्नामेंट तो आपके आने से बताया था, वो तो बड़े शानदार तरीके से खुशअस्लूबी से हम किनार हुआ, लेकिन एक और इवेंट मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन जब ये कोरोना का सरकारी तौर पे ऐलान हो जाए कि अब सब आज़ाद हैं, अब सब निकल जाएं रोडों पे, सड़कों पे, तो इसके बाद में इंशाल्लाह एक बड़ा इवेंट कराऊंगा, उसमें इंशाल्लाह मदू भी करूंगा सबों को इंशाल्लाह। अच्छा, कहने की ये बात है, जो तकरीबन हमें जो है काफ़ी अरसा हो गया, 1.5 साल बहुत लंबा अरसा होता है, अगर 6 दिन भी हो जाए तो लगता है काफ़ी मुश्किल का अगर टाइम है, तो 6 दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। पर एक बात है, एक अगर वबा आई है और चाहे वैक्सीन आ गई है, सबको लग भी जाए, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे ज़रूर वो चीज़ असर करेगी, और कर भी रही है। कुछ लोगों को वैक्सीन लगी और फिर उनको हो भी गया वो कोरोना, या शायद वो अंदर जरासीम था और उसके बाद वैक्सीन लगी और वो बाहर आ गया। ठीक है, उस बात पे मैं बात नहीं करती। मेरे कहने का मकसद ये है कि कब तक हम इन चीज़ों को रोक के लोगों का रोज़गार रोकेंगे?
ठीक है, इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो बहुत सारे लोगों के रोज़गार लगते हैं। क्यों नहीं हम अपना सिस्टम उस तरह से बना देते हैं कि अब हमें इसके साथ जीना है, ठीक है, तो हमें इस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज करना है। हम अगर उन सारी चीज़ों को बंद कर देंगे तो महंगाई में कितने लोग बेरोज़गार होंगे, ठीक है, आर्टिस्ट कितने बेरोज़गार हुए हैं ये सारी चीज़ें होने के। सिंगर कॉन्सर्ट वगैरह होते थे तो सिंगर वहाँ पे जा रहे हैं, कॉन्सर्ट कर रहे हैं, उनका भी घर चल रहा है, म्यूजिशियन का घर चल रहा है, लाइट्स वाले, स्टेज वाले, सब मतलब तमाम लोगों का घर चल रहा है। अब जब ये सारी चीज़ें एक्टिविटी बंद हुई है, अच्छा वो बंद होनी भी थी क्योंकि एकदम से एक सिचुएशन हम पे आ गई थी और हम तैयार नहीं थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, पर अब इतने अरसे में कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए ना। अब अगर ये चीज़ें नहीं संभली गई तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब इन चीज़ों के साथ जीना शुरू करना चाहिए और हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के इकदाम करे कि ये सारी चीज़ें हों, पर SOPs को किस तरह फॉलो किया जाए, सारी चीज़ें किस तरह से मैनेज की जाए। आप हमारे एजुकेशन का अगर निज़ाम देखें दरम भरम हो गया है। पिछले साल बच्चे किस तरह से अगली क्लास में गए, इस साल अब बच्चों की क्या सिचुएशन है, इतनी छुट्टियों के बाद बच्चे एक दिन जाते हैं और एक दिन नहीं जाते, सारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, वो उस तरह से पढ़ नहीं पा रहे। अब अगर उनके एग्ज़ाम होते हैं तो वो क्या रिज़ल्ट उस तरह से आएगा, बहुत मुश्किल है। मेरे हाल से अब और चीज़ों को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए साइड पे रख के अब इस चीज़ को भरपूर और बड़े सीरियस अंदाज से सोचना होगा कि अब सारी चीज़ों को किस तरह से प्लान करना है। तो इस पे बनता था बोलना क्योंकि मैं भी लाइव कॉन्सर्ट करती हूँ होस्ट, तो मुझ पर भी बड़ा फ़र्क पड़ा कि वो सारे शोज़ बंद हो गए और बहुत मुश्किल मुझे तब पेश आई कि जो वो सिंगर आर्टिस्ट सब मुझसे मैसेज करके, यार एनी तुम तो शो भी करती हो, टीवी पे भी तुम्हें कोई ख़बर है कि कब से शुरू होगा, तो मुझे पता चला कि बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो इसलिए अब ये चीज़ें जो है वो नॉर्मल रूटीन पे आनी चाहिए। साथ साथ आपसे इस पे ज़रूर जवाब आपसे भी लूँगी, पर अब आगे एक शो में छोटा सा ब्रेक जो कि आ जाता है तो ब्रेक लेनी पड़ती है, तो कहीं ना जाएं, आप देखते रहें हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। वक्त जो है क्या कहते हैं, टाइम बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है, और जब इतना मुकाबला सख्त होता है तो फिर होस्ट को बातें कम करनी चाहिए और गेस्ट को मौका देना चाहिए, ठीक है जी। तो अब मैं कम बोल के बहुत बहुत सुनना चाहूँगी, ठीक है जी। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं और उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। उनका नाम है जी मोहित अमान पीर, मोहित अमान पीर। अच्छा जी, थोड़ा सा ना वो क्या होता है कि बंदा जब जल्दी जल्दी बोलता है तो ज़ुबान जो है वो साथ नहीं देती। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस ऑफ पीस मोहित अमान पीर साहब, उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो पे। और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो कुछ करेक्ट करना है तो ज़रूर आप बोल सकते हैं। मोहम्मद, अच्छा जी, मोहित लिखा हुआ है, ठीक है जी। ये मैं अच्छा अब मैं आते ही भी पूछती हूँ, पर वो मेरे कान में एक में वो लगा था, चले जी मोहम्मद, बिल्कुल जी। और बहुत खूबसूरत नाम मोहम्मद, और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसे हैं आप, ठीक है जी? ठीक ठाक। अच्छा, पहले हम थोड़ी सी आपसे इस पर बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन है, उस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। लॉकडाउन अब क्या आया आगे, आपको क्या नज़र आ रहा है ये लॉकडाउन किस तरह का? क्योंकि अब तो लॉकडाउन के नाम बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो हम अब फिर जीना सीखते हैं। कल वो वाला लॉकडाउन है, अब हमें इस तरह इन चीज़ों के साथ रहना है। अब तो प्रॉपर लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया, लोग परेशान हो गए। ईद के दिन होते हैं, लोगों की कोशिश होती है कि बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ बाहर जाएं। हमें नहीं चाहिए कि एक टाइम गुजर चुका है, अब हमें वो सिस्टम बनाना चाहिए कि इसके साथ किस तरह से जी सकते हैं। सारी चीज़ें खुली हों, पर हमें खुद सेफ्टी के साथ किस तरह से ये आगे वक्त गुजारना है, क्योंकि एक टाइम गुजर गया, कोई 6 दिन नहीं हुए। अब पिछला रमज़ान, पिछला साल ईद, अब ये ईद, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस चीज़ को तो अब तकरीबन 1-1.5 साल हो गया, तो लोगों को अब थोड़ा लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया है और कि इस चीज़ को साथ लेके ही चलना है। अब ज़ाहिर है दुनिया में जो चीज़ है, जो ये जो पेंडेमिक है, जो हर जगह जो है, बल्कि इससे ज़्यादा सख्त लॉकडाउन तो दूसरे कंट्रीज़ में भी हैं, जैसे कनाडा और
और भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जिसमें ये तो फिर भी पाकिस्तान में जो है वो लॉकडाउन होने के बावजूद फिर भी लोग जो हैं हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी घर से निकल रहे हैं, और जैसे रश वाली जो जिस तरह जगह है उधर काफ़ी क्राउडेड हो जाता है। अब ये कि जो अभी ईद के बाद से तो थोड़ा लॉकडाउन आई थिंक ये खुलने के तो चांसेस हैं। अब डिपेंड करता है कि केसेस कितने हैं, लेकिन ये कि जो ये हुकूमत जो इक़दामात यूज़ कर रही हैं तो वो हमारी बेहतरी के लिए है। तो ये तो अब तो लोगों को भी समझ आना शुरू हो गया है, क्योंकि इतने लोग इससे मुतासर हुए, इतने लोगों की ज़िंदगी चली गई है, तो हम सबकी बेहतरी के लिए जो भी हो रहा है। लेकिन ये कि हमें खुद एहतियात करना चाहिए, जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो आप किसी को क्रिटिसाइज़ करने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम जैसे वैसे पाकिस्तान से बाहर जहाँ लॉकडाउन काफ़ी टाइम रहा और अभी भी है, तो वहाँ अगर इस तरह से है कि लोग बाहर नहीं जा रहे, मिल नहीं रहे, कुछ नहीं है, तो वहाँ ये है कि वहाँ अगर आप घर में बैठे हुए हैं, आपका बिज़नेस भी नहीं चल रहा, आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो आपको हुकूमत जो है वो आपके सारे अखराजात तो पूरे हो रहे हैं ना, क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम भी टैक्स पे करें। पर हमारे साथ ये मसला है कि हमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिल रहा, महंगाई है, और अगर हम 4 दिन घर बैठेंगे तो हम खाएंगे क्या, और अगर हम पूरा महीना काम नहीं करेंगे तो फिर बिजली का बिल है कि इलेक्ट्रिक का बिल आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो किस तरह से ये सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। तो निकलना तो पड़ेगा ना बाहर। तो ये बात तो फिर हम कहेंगे कि इसके साथ अब बताएं कि अब इसके साथ हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये वो अवाम है। तो इसलिए मैंने आपसे इस पर बात की थी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अमान पीर साहब। और अच्छा जी, ये बताएं कि कल ईद गुजरी है, बहुत बहुत आपको ईद मुबारक, क्योंकि कल ही गुजरी, तो अभी तो ताज़ी ना, हम लोगों की तो 15 दिन रहती है ईद। तो ये बताएं ईद की क्या रूटीन थी, आप ईद में घर पे ही रहे या फैमिली आई या फैमिली के पास गए, क्योंकि कुछ भी है, कुछ चंद रिश्ते बहुत नज़दीक होते हैं कि उनसे तो मिला जाता है इन दिनों में। हाँ जी, जैसे आपको पता है इस दफ़ा ईद भी ज़रा डिफरेंट किस्म की सब लोगों ने मनाई है, क्योंकि जो हालात को कंसिडर करते हुए। तो ईद जो यूजुअली रूटीन वाली लेकिन थोड़ी सी स्लो गुजरी, क्योंकि ज़्यादातर घर पे ही रहे। बस जो कर इमीडिएट फैमिली से मुलाकात की, और जो है क्योंकि जितना कम मिले उतना ज़्यादा अच्छा है सोशल डिस्टेंसिंग में। बाकी जो नमाज और वगैरह और जो भी रूटीन वाली चीज़ें, बच्चों को ईदी वगैरह देना, वो सब अपनी जगह था, और थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश की, क्योंकि इस दफ़ा छुट्टियाँ भी ज़्यादा मिली थी। तो और जो कुछ थोड़ा बहुत मिलना मिलाना, तो इसी तरह गुजरा है। ठीक है जी, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगी और आपसे भी करूंगी, दोनों से सवाल करूंगी। अच्छा, मैं एक बार ही सवाल इसलिए कर रही हूँ कि आपको मौका मिले बोलने के लिए। सबसे पहले बात, हम कराची वाले हैं, हम कराची में रहते हैं, तो कराची पे बात लाजमी है और होनी भी चाहिए, और अब ज़रूरत भी है कि कराची पे बात की जाए। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये मुझे बताएं, आने वाले हालात आपको कैसे लग रहे हैं कराची के, मतलब महंगाई और इन सारी चीज़ों को छोड़ के मैं वैसे बोलूँ, रोशनियों का शहर, खूबसूरत, पूरे पाकिस्तान से लोग मतलब जब आते थे कराची में कहते थे कि सैर व तफरीह के लिए सी व्यू जाएंगे, वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, बहुत रोशनियों का शहर है, ये सारी चीज़ें अब बहुत कम हो गया, मतलब ना होने के बराबर। कचरे के ढेर, गंदगी, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो आगे क्या आपको नज़र आ रहा है, कराची फिर खूबसूरत कराची बनेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? खूबसूरत कराची था और है और रहेगा। वो खूबसूरती जो है लोगों से है। लोग खुश होते हैं तो वो शहर भी खुश होता है, वो मुल्क भी खुश होता है। लेकिन लोगों को खुश रखने के लिए और शहर को अच्छा बेहतर बनाने के लिए सब सारे काम जो हैं वो हुक्मरान के होते हैं। हुक्मरान की एक जो वज़रा होते हैं किसी फील्ड के, पर्टिकुलर फील्ड के जो वज़रा होते हैं, वज़ीर मवासलात हैं, वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं, उनकी पूरी एक प्रॉपर टीम होती है। अब कराची को वो उनको देखना है कि किस चीज़ की वजह से कराची जो है अब थोड़ा सा पीछे चला गया है। उनकी फील्ड, उनके डिपार्ट के लोग, उनकी जो टीम है वो उन्हें वर्किंग करनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट पहले कराची में कितनी सारी वैगनें चलती थी, ब्रांड से पता नहीं कितने अभी से चंद ट्रांसपोर्ट चल रही हैं, किस वजह से कम हो गई, अभी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। अभी लोग बाइक्स पे आ गए हैं, अब उसकी वजह से एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं। अब वो एक बस अगर चला देंगे तो वो 70 बाइक्स वाले कम से कम उस बस में सफ़र करेंगे, तो वो 70 के बजाय जो 4-5 एक्सीडेंट हर घंटे में होते हैं वो उसमें कमी आ जाएगी। तो और जो लोग आते हैं बाहर से वो कराची को अपना पाकिस्तान का दुबई समझते हैं, इस वजह से आते हैं। और लिटरली यहाँ पे है भी
तरक्की पजीर शहर भी है और लोग भी हैं, मौाक़े भी हैं, आमदनी के मौाक़े भी हैं, करते हैं मेहनत लोग, और रोशनी का शहर है। मैं चाहता हूँ कि हुक्मरान जो हैं वो इस तरफ जाएँ बनिस्बत उसके कि इसने क्या करके गुजर गया, ये क्या कर रहे हैं, इसके बजाय आपने क्या करना है, आपको क्या करने आए हैं, क्या वादे किए हैं, आप उस पर रहें और वो करें। इंशाअल्लाह ताला आवाम की दुआएं आपके साथ होंगी। ठीक है जी। अच्छा ये बताएं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सिंध हुकूमत हम लोग क्योंकि मेरा तो बड़ी मोहब्बत है उनसे, और ये बात मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं सवाल करने वाली होती है, तो ये पूछूँगी सिंध हुकूमत कराची, हम तो सिंध ही पूरा समझते हैं इसको और समझना भी चाहिए, तो ये मुझे ये समझ नहीं आता कि वो कराची के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे। अब जो कराची जिस हालात में, पिछले साल आप देखें कि जब बारिश हुई है और लोगों के घरों में पानी, रोडों का हाल, कोई बाहर नहीं निकल सक रहा, डिफेंस जैसे इलाके में 8-8 दिन तक पार्किंग में उनके पानी, लाइट नहीं उनकी, तो इस पे काम हो रहा है या होने वाला है, कुछ नज़र आ रहा है? देखिए पिछले साल जो बारिशें गुजरी थी उसमें तो सबसे ज़्यादा डैमेज हमें देखने को मिला है, बिल्कुल। और स्पेशली डीएचए का तो आपके सामने ही था, जो कि वो जुरिस्डिक्शन में तो नहीं आता सिंध गवर्नमेंट के, लेकिन फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट किया और सपोर्ट किया जहाँ तक कर सकते थे। लेकिन जो बाकी इलाके हैं आई थिंक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस और गवर्नमेंट ने जो पिछली दफ़ा काफ़ी, ज़ाहिर इतना बड़ा शहर है तो हर जगह से तो पॉसिबल नहीं है कि आप पानी बिल्कुल ही साफ़ कर लें, लेकिन काफ़ी जगहों पे जो है वो रिलीफ भी दिया है। बल्कि इस दफ़ा तो जो डीएचए वालों ने तो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट को प्रेज़ किया है कि हमसे ज़्यादा तो वो इफ़ेक्टिव निकले, इन्होंने काफ़ी इसमें मशीनरी वगैरह प्रोवाइड की, लेकिन ऑब्वियसली बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अभी से जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग्स की, अभी ऑलमोस्ट रोज़ ही हो रही हैं इसके इक़दामात के लिए, क्योंकि वार्निंग्स वगैरह तो आ गई हैं। तो मैंने आई होप कि ऐसी नौबत नहीं आए, लेकिन ये कि जो अपनी तरफ से कोशिश करी गवर्नमेंट तो। अच्छा, कोशिश तो होती है, मतलब हम अगर बोलते हैं कि ये सिंध सूबा हमारा है और पंजाब सूबा हमारा, मैं मतलब ये नहीं कि सिर्फ सिंध को टारगेट कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ तो पंजाब, अगर आप लाहौर जाएं, मैं एक आंखों देखा, बिल्कुल सही कह रही हूँ कि जब मैं छोटी थी लाहौर गई थी, मैंने तब लाहौर देखा था, और मैं अब 3 से 4 साल पहले लाहौर गई हूँ। आप लाहौर गए हैं, आपका चक्कर लगा लाहौर, आपने देखा लाहौर खूबसूरत हो गया, तो कराची क्यों नहीं? मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ, पीपल्स पार्टी ने क्यों नहीं कोई काम किया, क्यों उस तरह के रोड नहीं है? अच्छा देखें, ये वाला पुल हमने बनवाया है, ठीक है, ये चीज़ हमने बनवाई है, ये मैं इसलिए आपसे बात नहीं करी कि आप पीपल्स पार्टी से या आप पीपल्स पार्टी से, पर अपना अपना जो एक वो है बात है वो ज़रूर वो सामने होनी चाहिए। तो हम अगर सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी से इतनी मोहब्बत करते हैं और पीपल्स पार्टी सिंध से जीतती है और वो काम नहीं अगर कर रही, और रोड खूबसूरत नहीं है, गलियां खूबसूरत नहीं है, अगर आप एक न्यू गाड़ी लेके निकलते हैं तो 2 महीने के बाद उसमें से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, और सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है, पानी का कुछ पता नहीं है कि, और अच्छा फिर ये लाइट वाइट की बात करें तो वो बिजली की, अगर आप के इलेक्ट्रिक की बात करेंगे फिर वो कहीं और जाएगी, पर अगर यहाँ इस टाइम बात की जाए इन चीज़ों की, तो ये तो मेन ज़रूरत है ना, ये तो हमें चाहिए ना। अगर हम इतना भरोसा करके सिंध पीपल्स पार्टी पे अगर हम इतना भरोसा करते हैं तो हमें रिटर्न में ये चीज़ें क्यों नहीं मिलती है? हाँ नहीं, तो आपकी बात सही है, लेकिन देखें पिछले जो काफ़ी कुछ हो चुका है पास्ट में, लेकिन अब जो है वो आपको चेंजेस नज़र आ रही होंगी, क्योंकि टीम भी चेंज हुई है और नए एक्टिव लोग आ गए हैं कैबिनेट में भी, गवर्नमेंट में भी, तो अब मेगा प्रोजेक्ट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और रोड्स वगैरह और सफाई के लिहाज से भी कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन देखें कराची की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं थी, पिछले 20-25 साल और भी पार्टीज़ ने रूल किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कलेक्टिवली, बल्कि कराची शहर के हिसाब से तो नहीं, पर यही मैं एक बात और ज़रूर करूँगी कि अगर 20-25 साल पहले किसी और के हाथ में भी थी, तो अब जब ये नई वो हम क्या कहते हैं तब्दीली आई रही, तो जब तब्दीली आई है, तो तब्दीली अभी आई है तो कुछ दिन ही गुजरे थे तो हम बहुत सारी चीज़ों की तवक्को करना शुरू हो गए। अब हमने उनके 5 साल पूरे होने नहीं दिए तो हम कह रहे हैं आपने तो ये भी वादा किया था कि इतने घर बनाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया, फिर हम उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? इसमें तो थोड़ी बात होनी चाहिए। जिन्होंने तब्दीली का वादा किया था वो तो आप उनसे पूछे ना, मतलब
लेकिन तब्दीली तो अच्छी बात है, पॉजिटिव उसमें आनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी तब्दीली दूसरे तरीके नहीं से नहीं, मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर हम कराची के लिए कह रहे हैं कि आज से इतने अरसे पहले दूसरी पार्टीज भी थी, उन्होंने क्यों नहीं, उन पार्टियों ने क्यों नहीं काम किया, ठीक है, तो मैंने उस पर ये कहा कि हम फिर अभी इन्हें क्यों नहीं मौका भरपूर दे रहे कि करने दो, अपना टाइम गुजरने दो, और इतनी जल्दी हम इनसे क्यों मांग रहे हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल सुलझ जाएं, सब अच्छी हो जाए। हमने तो बिल्कुल सजा सजाया और हर मुश्किल से दूर तो पाकिस्तान ने ही दिया ना, मुश्किलों में घिरा हुआ पाकिस्तान दिया। इस पर आप भी बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिल्कुल मैं सवाल कर रही हूँ, आप जहाँ बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, ये भी बात होगी। इसके साथ साथ मैं एक और बात, मेरी कोशिश है कि छोटी छोटी जो जो मुझे सवाल आ रहे हैं मैं आपसे ज़रूर जवाब पूछूँ, जो ज़रूरी है मुझे लग रहा है कि अब इस पे बात होनी चाहिए। ये जो बच्चे हैं ये हमारा मुस्तकबिल है। अब आप देखें यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कुछ ऐसी जगहें हैं कराची की जहां आपको लड़के और लड़कियां फुटपाथ पे नशा पीते हुए नजर आएंगे, और वो हाई क्लास मतलब अच्छी क्लास से, अपर क्लास से वो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं और वो गाड़ियों में आते हैं, वहाँ बैठते हैं, नशा करते हैं, अजीब अजीब से नशों के नाम हैं। तो ये मतलब हमारे इदारे जो है वो सोए हुए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मैं जब घर से निकलती हूँ, जब मैं यहाँ तक शो करने आती हूँ या मैं कहीं घूमने भी फैमिली के साथ जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे थोड़ी थोड़ी फासले से ये चीज़ें नज़र आ रही होती है। यकीनन आपकी भी जो है नज़र से ये चीज़ गुजर रही होगी। और अब जो है इसका छोटे छोटे जवाब देंगे क्योंकि हमारे शो का टाइम बिल्कुल एंड हो रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो ड्रग एडिक्शन की जहाँ तक बात है, ये तो एक पूरी दुनिया का एक मसला है। मसला है। नहीं, और पर अब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, अब अगर आप कराची निकलते हैं ना कहीं, पहले था और बहुत वो एक मखसूस नज़र आता था कि बस ये वाली क्लास के लोग जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। पर आप अब देखें कि यूनिवर्सिटी में बच्चे, कॉलेज में बच्चे, बाहर रोडों पे हर जगह ऐसे मुकाम बने हुए, ऐसी जगहें बनी हुई कि जहाँ बच्चे जाके रोड पे, फुटपाथ पे वो पूरी कतारें लगा के, और इदारे सोए में, कोई पूछने वाला नहीं है, और वो रोज़ ये सारी चीज़ें कर रही हैं। जब एक आम इंसान आते जाते देख रहा है तो हमारे इदारे क्या देख नहीं रहे, उस पर क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा? और अगर एक्शन नहीं हो रहा, इन चीज़ों पे नहीं हो रहा, फिर हम अपने आप को सेफ किस तरह से समझें? नहीं, जैसे इसमें जो है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से भी जो है, और आपकी ज़ाहिर है जो फैमिली की अपब्रिंगिंग का उसका भी काफ़ी उसकी कंट्रीब्यूशन है, जो इन चीज़ों से जो है आदमी ट्रैक से हट जाता है और अपनी पढ़ाई छोड़ के जो आप ये दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी एक अपनी ज़िम्मेदारी है इस चीज़ को बिल्कुल जिम्मेदारी है उनकी। रोकना, और काफ़ी, और प्राइवेट सेक्टर्स में भी एनजीओज वगैरह भी इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं। और मुझे, लेकिन जो कह रही हैं कि रास्ते में जो है वो पता नहीं, मेरी इत्तेफाक से नज़र नहीं पड़ी। अच्छा ठीक है जी। हमारे असल में शो का आपको पता लाइव है, और अच्छा, अगर अच्छा। मैंने इस टाइम शो खत्म नहीं किया तो यहीं से ये डायरेक्ट न्यूज़ पे चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे शो पे आए, और इस पे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपसे बात होगी। और मेरी नज़र से चीज़ गुजरी है तो मैंने ज़रूर कहा। और अगर कोई मुझे सुन रहा हो और उनको ना पता हो कि ऐसा कुछ हो रहा है और उनको जगहें ना पता हो, तो प्लीज़ मैं K21 में होती हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये जगहें बताऊंगी, मैंने अपनी नज़रों से ऐसे लोगों को देखा है। और हर शहरी की कोशिश होनी चाहिए कि अगर वो कुछ गलत देख रहा है तो वो ज़रूर बोले और वो साथ दे आगे बढ़ने में। तो मेरी कोशिश है कि जहाँ मैं कुछ गलत देखूंगी तो मैं इस सीट पे अगर आके बैठूंगी तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट आइन शाह को दें इजाज़त, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।